नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिहाज से कुछ बहुत ही दिलचस्प सवालों की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो पहेलियां हैं जहां भारत के बड़े बड़े सपने, है ना? हाँ, जैसे ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हो या फिर आर्थिक स्थिरता, ये सब कानूनों, समितियों और सूचकांकों की छोटी छोटी बारीकियों में छुपे होते हैं। तो हमारे पास 30 जनवरी 2026 के समाचार पत्रों से जुड़े कुछ सवाल हैं। हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब ढूंढना नहीं है। नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं और इनके पीछे की बड़ी कहानी क्या है। सही कहा। तो चलिए इस दिमागी कसरत को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल वो हमें सीधे भारत के न्यूक्लियर एम्बिशंस के दिल में ले जाता है। सवाल है, भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में इन कथनों पर विचार करें। पहला चरण प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में उपयोग करने वाले दाबित भारी जल रिएक्टरों पर निर्भर करता है। दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शामिल हैं, जो थोरियम से यूरेनियम 233 बनाने के लिए प्लूटोनियम 239 से संचालित होते हैं। और तीसरे चरण का अंतिम लक्ष्य भारत के मोनाजाइट रेत के विशाल भंडार का उपयोग करना है, जो यूरेनियम का एक समृद्ध स्रोत है। तो इनमें से कितने कथन सही हैं? ये सवाल एक खबर के बाद और भी जरूरी हो गया है, जिसमें कहा गया था कि थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा ही भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की कुंजी है। तो ये सिर्फ एक साइंस का सवाल नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी का एक अहम हिस्सा है। ये होमी भाभा का एक सपना था। होमी भाभा का सपना? ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ रिएक्टर बनाने का एक प्लान नहीं था, इसके पीछे एक पूरी सोच, एक विजन था। बिल्कुल। सपना ये था कि भारत अपनी छोटी सी कमी, मतलब सीमित यूरेनियम भंडार, को अपनी सबसे बड़ी ताकत से पूरा करे। और वो ताकत है हमारा थोरियम भंडार। हाँ, दुनिया के सबसे विशाल थोरियम भंडारों में से एक। तो ये एक तरह से कह सकते हैं न्यूक्लियर जुगाड़ है, जो अगर पूरी तरह सफल हो गया तो भारत को ऊर्जा के मामले में सदियों के लिए आत्मनिर्भर बना सकता है। वाह! तो चलिए इस सपने के तीनों चरणों को समझते हैं। पहला चरण क्या है? तो पहला कथन बिल्कुल सही है। अच्छा। पहले चरण में हम अपने ही बनाए हुए भारी पानी वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स यानी PHWRs में प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। और इससे बिजली बनती है? हाँ, इससे हमें बिजली तो मिलती ही है, पर साथ ही एक बहुत जरूरी चीज बनती है, प्लूटोनियम 239। अच्छा, तो ये एक बाई प्रोडक्ट है। एक बहुत जरूरी बाई प्रोडक्ट। ये प्लूटोनियम हमारे दूसरे चरण का ईंधन है। तो पहले चरण का आउटपुट दूसरे चरण का इनपुट बन जाता है। ठीक है, ये तो समझ आया। अब दूसरे चरण पर आते हैं, जिसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात हो रही है। ब्रीडर, ये नाम ही अपने आप में अनोखा है। और इसका काम भी उतना ही अनोखा है। दूसरा कथन भी सही है। इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में हम पहले चरण से मिले प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल करते हैं। और अब यहाँ जादू होता है। जादू? हाँ, ये रिएक्टर जितनी ऊर्जा पैदा करने के लिए ईंधन जलाते हैं, उससे ज्यादा ईंधन, मतलब प्लूटोनियम बना देते हैं। एक मिनट, मतलब ये एक ऐसा चूल्हा है जो जलने के लिए जितनी लकड़ी लेता है उससे ज्यादा पैदा कर देता है। बिल्कुल, इसीलिए इसे ब्रीडर कहते हैं। और साथ ही ये रिएक्टर के चारों ओर रखे थोरियम को धीरे धीरे यूरेनियम 233 में बदल देते हैं, जो हमारे तीसरे और अंतिम चरण का ईंधन होगा। एग्जैक्टली। ये तो विज्ञान के किसी जादू जैसा लगता है। लेकिन अगर ये तकनीक इतनी कमाल की है, तो हम अब तक इसे पूरी तरह लागू क्यों नहीं कर पाए? इसमें देरी क्यों हो रही है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये तकनीक सुनने में जितनी शानदार है, उतनी ही जटिल और चुनौतीपूर्ण भी है। अच्छा। इन रिएक्टरों में लिक्विड सोडियम जैसे कूलेंट्स का इस्तेमाल होता है, जिसे संभालना बहुत मुश्किल है। सुरक्षा मानक बहुत ऊंचे रखने पड़ते हैं और इसीलिए इस तकनीक को पूरी तरह से कमर्शियल स्केल पर लाने में समय लग रहा है। समझ गया। अब आते हैं तीसरे कथन पर। और यहीं पर परीक्षक ने एक जाल बिछाया है। तीसरा कथन कहता है कि मोनाजाइट रेत यूरेनियम का स्रोत है। ये पूरी तरह से गलत है। अच्छा। हाँ, भारत के समुद्र तटों पर मिलने वाली मोनाजाइट रेत थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, यूरेनियम का नहीं। इस कार्यक्रम की पूरी बुनियाद ही इसी बात पर टिकी है कि हम अपने थोरियम का इस्तेमाल कैसे करें। तो ये एक छोटी सी गलती पूरे कथन को गलत बना देती है। बिल्कुल।
तो इसका मतलब पहले 2 कथन सही हैं, लेकिन तीसरा गलत। तो सही जवाब हुआ केवल 2। सही। ये वाकई दिखाता है कि सिर्फ सतही जानकारी काफी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा खनिज किस चीज का स्रोत है। सही कहा। यह सवाल हमें याद दिलाता है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा का भविष्य इस जटिल लेकिन शानदार योजना की सफलता पर टिका है। तो हमने देखा कि कैसे भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैश्विक तकनीकी चुनौतियों के बीच एक संतुलन बना रहा है। यही संतुलन की चुनौती अर्थव्यवस्था में भी दिखती है, और हमारा अगला सवाल इसी कश्मकश के बारे में है, जिसे असंभव त्रिमूर्ति कहते हैं। सवाल है, असंभव त्रिमूर्ति या नीतिगत त्रिलेम्मा के संदर्भ में कोई देश एक साथ निम्नलिखित में से किन 3 नीतिगत उद्देश्यों को बनाए नहीं रख सकता है? पहला, एक निश्चित विदेशी विनिमय दर। दूसरा, मुक्त पूंजी आंदोलन। तीसरा, एक स्वतंत्र मौद्रिक नीति। और चौथा, शून्य का राजकोषीय घाटा। सवाल सीधा आर्थिक सर्वेक्षण के विश्लेषण से उठाया गया है, जहां आरबीआई के सामने महंगाई, रुपए की स्थिरता और विदेशी निवेश को संभालने की चुनौती पर बात हुई थी। ये ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक क्लासिक सिद्धांत है। असंभव त्रिमूर्ति, ये सुनने में किसी रहस्यमयी फिल्म के नाम जैसा लगता है। क्या इसे किसी आसान तरीके से समझा जा सकता है? बिल्कुल। इसे एक त्रिभुज की तरह सोचिए। एक त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज के 3 कोने हैं। पहला कोना है स्थिर दाम, मतलब अपनी करेंसी की कीमत डॉलर के मुकाबले फिक्स रखना। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। हाँ। दूसरा कोना है खुली तिजोरी, यानी विदेशी निवेशकों को बिना रोक टोक देश में पैसा लाने और ले जाने देना। फ्री कैपिटल फ्लो। और तीसरा कोना है अपनी मर्जी, यानी देश की जरूरतों के हिसाब से ब्याज दरें घटाना बढ़ाना। इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल। अब नियम ये है कि आप एक समय में सिर्फ 2 कोनों पर खड़े हो सकते हैं। तीसरे पर जाने के लिए आपको किसी एक कोने को छोड़ना ही पड़ेगा। यही अर्थव्यवस्था का त्रिलेम्मा है। ये तो बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है, मतलब तीनों एक साथ मिलना नामुमकिन है। क्या आप कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए चीन, वो अपनी करेंसी को स्थिर रखना चाहता है, यानी पहला कोना, और अपनी मर्जी से ब्याज दरें भी तय करना चाहता है, मतलब तीसरा कोना। ठीक। तो उसे अपनी तिजोरी पर कड़ा पहरा लगाना होगा, यानी पूंजी के आने जाने पर नियंत्रण रखना होगा। उसे दूसरा कोना छोड़ना पड़ेगा। और अमेरिका? दूसरी तरफ अमेरिका को देखिए। वहां तिजोरी खुली है, मतलब दूसरा कोना, और उनकी मौद्रिक नीति भी स्वतंत्र है, यानी तीसरा कोना। तो उन्होंने पहला कोना छोड़ दिया। एग्जैक्टली। इसका नतीजा डॉलर की कीमत रोज ऊपर नीचे होती रहती है। तो भारत इस त्रिभुज पर कहाँ खड़ा है? हम कौन से 2 कोने चुनते? भारत एक बीच का रास्ता अपनाता है। हमारी तिजोरी काफी हद तक खुली है और हमारी मौद्रिक नीति भी स्वतंत्र है, लेकिन आरबीआई पूरी तरह से रुपये को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ता। हाँ, जब रुपया बहुत ज्यादा गिरता या चढ़ता है तो आरबीआई दखल देता है। बिल्कुल। इसे मैनेज्ड फ्लोट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम दूसरे और तीसरे कोने के ज्यादा करीब हैं, लेकिन पहले कोने पर भी नजर रखते हैं। ठीक है, तो सवाल पर वापस आते हैं। चौथा विकल्प है शून्य का राजकोषीय घाटा। और ये इस त्रिभुज का हिस्सा नहीं है। ये सरकार की कमाई और खर्च का मामला है, मौद्रिक नीति का नहीं। तो जो 3 चीजें एक साथ नहीं हो सकती वे हैं 1, 2 और 3। सही। बहुत खूब। ये त्रिभुज वाली बात हमेशा याद रहेगी। तो जिस तरह अर्थव्यवस्था में नीतियों का संतुलन साधना पड़ता है, वैसा ही संतुलन हमारे संविधान में अधिकारों के बीच भी साधना पड़ता है। बिल्कुल। हमारा अगला सवाल इसी नाजुक संतुलन से जुड़ा है। सवाल भारतीय राज्य व्यवस्था से है। भारत के संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। पहला, अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का प्रचार करने के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार शामिल है। दूसरा, राज्य सरकारों को लोक व्यवस्था के आधार पर धर्मांतरण को विनियमित करने वाले कानून बनाने का अधिकार है। और तीसरा, अंतःकरण की स्वतंत्रता पूर्ण है और इसे राज्य द्वारा किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। ये सवाल उत्तराखंड के धर्मांतरण विरोधी कानून पर आई एक खबर के विश्लेषण से प्रेरित है। ये मौलिक अधिकारों, खासकर अनुच्छेद 25 से 28 तक से जुड़ा एक बहुत ही संवेदनशील और अक्सर बहस में रहने वाला विषय है। चलिए इस पहेली के पहले हिस्से को सुलझाते हैं। पहला कथन कहता है कि प्रचार के अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार भी शामिल है। क्या ये सही है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और ये कथन गलत है। अच्छा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में
रेव स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश मामले में इस पर बहुत स्पष्ट फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 25 आपको अपने धर्म की अच्छी बातें बताने और उनका प्रसार करने का अधिकार देता है, लेकिन ये आपको किसी दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में बदलने का मौलिक अधिकार नहीं देता। तो इसके पीछे तर्क क्या था? कोर्ट का तर्क बहुत गहरा था। उनका कहना था कि अगर एक व्यक्ति को धर्मांतरण का अधिकार दिया जाए तो ये दूसरे व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, जो उसे भी अनुच्छेद 25 के तहत ही मिली है। ये तो अधिकारों के बीच एक बहुत ही बारीक रेखा है। अब दूसरे कथन पर आते हैं, जो कहता है कि राज्य सरकारें लोक व्यवस्था के आधार पर कानून बना सकती हैं। ये कथन सही है। संविधान की 7वीं अनुसूची में लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि किसी गतिविधि से, जिसमें जबरदस्ती या धोखे से कराया गया धर्मांतरण भी शामिल है, समाज की शांति भंग हो सकती है, तो उसे नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। और कई राज्यों ने ऐसे कानून बनाए भी हैं। जी हाँ, भारत के कई राज्यों ने इसी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं। लेकिन यहाँ एक आलोचना भी होती है कि लोक व्यवस्था जैसे शब्दों का इस्तेमाल कभी-कभी धर्म की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए एक बहाने के तौर पर किया जा सकता है। ये एक बहुत ही जायज चिंता है और अदालतों में इस पर लगातार बहस होती है। कानून ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि प्रतिबंध उचित हों, मतलब रीजनेबल हों और मनमाने न हों। और न्यायपालिका इसकी जांच करती है। बिल्कुल, न्यायपालिका ही ये तय करती है कि लोक व्यवस्था के नाम पर लगाया गया प्रतिबंध संविधान के दायरे में है या नहीं। अब तीसरा कथन देखते हैं, जो अंतःकरण की स्वतंत्रता को पूर्ण या एब्सोल्यूट बताता है। ये भी गलत है। हमारे संविधान में लगभग कोई भी मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 25 खुद कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और संविधान के अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन है। तो मतलब इन आधारों पर इस पर भी रोक लगाई जा सकती है? हाँ, इन आधारों पर राज्य इस अधिकार पर भी उचित रोक लगा सकता है। तो केवल दूसरा कथन सही है। ये वाकई दिखाता है कि संविधान सिर्फ अधिकार देता नहीं, बल्कि उनके बीच संतुलन भी बनाता है। अब गेर बदलते हैं और समाज के नियमों से निकलकर अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को मापने वाले मीटरों की दुनिया में चलते हैं। सवाल है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI और थोक मूल्य सूचकांक WPI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक RBI अपनी मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण रूपरेखा के लिए WPI को मुद्रास्फीति के प्रमुख माप के रूप में उपयोग करता है। दूसरा, WPI की तुलना में CPI में खाद्य और पेय पदार्थों का भार अधिक होता है। और तीसरा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO CPI डेटा जारी करता है। इस सवाल का संदर्भ एक खबर है कि सरकार CPI बास्केट में संशोधन करने की सोच रही है। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है। तो क्या है? ये असल में भारतीय समाज के बदलते चेहरे का आईना है। समाज के बदलते चेहरे का आईना मतलब ये तो सिर्फ महंगाई मापने का एक तरीका है ना? ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये कहानी है कि भारत कैसे बदल रहा है। सोचिए, कुछ दशक पहले एक औसत भारतीय परिवार की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा किस पर खर्च होता था? रोटी, कपड़ा और मकान पे। बिल्कुल, लेकिन आज हम डेटा, डाइनिंग और डॉक्टर पर भी उतना ही खर्च कर रहे हैं। हमारी थाली बदल रही है, हमारी आदतें बदल रही हैं। CPI बास्केट इसी खर्च का हिसाब रखती है। अगर हमारा महंगाई का पैमाना हमारी इस नई हकीकत को नहीं दिखाएगा, तो वो एक पुरानी तस्वीर बनकर रह जाएगा। वाह, तो मतलब हमारा महंगाई का मीटर भी हमारी बदलती आदतों के साथ अपडेट होना चाहिए, वरना वो गलत रीडिंग देगा। सही कहा। इसी संदर्भ में चलिए अब इन कथनों को परखते हैं। पहला कथन कहता है कि RBI WPI का इस्तेमाल करता है। ये कथन अब गलत है। 2014 तक ये सही था, लेकिन उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के बाद एक बड़ा बदलाव आया। अच्छा, क्या बदलाव था? RBI ने अपनी मौद्रिक नीति का लंगर WPI से हटाकर CPI पर डाल दिया। वजह सीधी है, WPI थोक बाजार मतलब फैक्ट्री और मंडी के स्तर की महंगाई दिखाता है, और CPI? जबकि CPI खुदरा बाजार यानी आपके और मेरे मतलब आम उपभोक्ता पर महंगाई की मार को दिखाता है। RBI के लिए यह जानना ज्यादा जरूरी है कि आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था। अब दूसरा कथन, जो खाने पीने की चीजों के वजन की तुलना करता है। ये कथन बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने अभी बात की, आम भारतीय परिवार के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी खाने पीने पर खर्च होता है। इसलिए CPI की टोकरी में खाद्य और पेय पदार्थों का वजन लगभग 46% है।
वहीं WPI की टोकरी में इसका वजन काफी कम, लगभग 15% ही है। अच्छा, तभी प्याज या टमाटर के दाम बढ़ते हैं तो CPI पे ज्यादा असर दिखता है। बिल्कुल, CPI पर आग लग जाती है, जबकि WPI पर उतना असर नहीं दिखता। और तीसरा कथन जो डेटा जारी करने वाली एजेंसी के बारे में है। ये भी सही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO, जो सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन है, हर महीने CPI का डेटा जारी करता है। तो इसका मतलब दूसरा और तीसरा कथन सही है, यानी सही जवाब है केवल 2। ये चर्चा वाकई दिखाती है कि CPI सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि हमारी आर्थिक सेहत का थर्मामीटर है। बिल्कुल, और जब सरकार इस थर्मामीटर को बदलने की बात करती है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये देश के विकास और बदलती जीवन शैली का एक संकेत है। तो अर्थव्यवस्था की सेहत से अब चलते हैं पर्यावरण की सेहत की तरफ। हमारा आखिरी सवाल एक ऐसी खबर से जुड़ा है जिसने पर्यावरण प्रेमियों को बहुत खुश कर दिया था। सवाल है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NCTA के बारे में इन कथनों पर विचार करें। पहला, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। दूसरा, इसकी स्थापना जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की गई थी। और तीसरा, प्रधानमंत्री NCTA के अध्यक्ष होते हैं। इस सवाल के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। गुजरात के महिसागर जिले में, जहां पिछले 30 सालों से कोई बाघ नहीं दिखा था, अचानक एक बाघ कैमरे में कैद हो गया। वाह! ये सिर्फ एक जानवर का दिखना नहीं था, ये एक उम्मीद की वापसी थी। और इस खबर की पुष्टि करने और आगे की रणनीति बनाने में NTCA की भूमिका केंद्रीय थी। कल्पना कीजिए, 30 साल बाद अचानक एक बाघ दिखता है। ये बताता है कि शायद हमारे जंगल फिर से सांस ले रहे हैं। बिल्कुल। और इसी उम्मीद को हकीकत में बदलने का काम NTCA जैसी संस्था करती है। तो चलिए इस संस्था के बारे में जानते हैं। पहला कथन इसकी कानूनी स्थिति के बारे में है। पहला कथन बिल्कुल सही है। NTCA एक वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी निकाय है। इसका मतलब? इसका सीधा मतलब है कि इसे संसद द्वारा पारित एक कानून के जरिए बनाया गया है। और यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के तहत काम करता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कथन पर। यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है ना? दूसरा कथन कहता है कि इसकी स्थापना जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत हुई थी। और यही वो क्लासिक ट्रैप है जिसमें कई छात्र फंस जाते हैं। यह कथन गलत है। अच्छा। हाँ, NTCA का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2006 में किए गए एक संशोधन के माध्यम से किया गया था। तो जैविक विविधता अधिनियम से इसका कोई लेना देना नहीं। जैविक विविधता अधिनियम भी पर्यावरण से जुड़ा है, लेकिन उसका मुख्य फोकस जैव विविधता का संरक्षण और उसके लाभों का उचित बंटवारा है, जबकि NTCA विशेष रूप से बाघ संरक्षण और प्रोजेक्ट टाइगर के प्रबंधन के लिए बनाया गया है। ये बारीक अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत ही जरूरी जानकारी। अब तीसरा कथन जो इसके अध्यक्ष के बारे में है। क्या प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं? ये एक और आम कंफ्यूजन है और ये कथन भी गलत है। तो कौन होता है? केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री NTCA के अध्यक्ष होते हैं। और प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अध्यक्ष होते हैं। परीक्षक अक्सर इन दोनों महत्वपूर्ण निकायों के अध्यक्षों की पदों को आपस में बदलकर सवाल पूछते हैं ताकि आपकी जानकारी की सटीकता को परखा जा सके। तो सिर्फ पहला कथन सही है। ये सवाल हमें सिखाता है कि सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि कौन सी संस्था क्या काम करती है, बल्कि ये भी जानना जरूरी है कि वो किस कानून के तहत बनी है और उसका मुखिया कौन है। छोटी बातें आपकी रैंक तय करती हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात साफ है, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम का सपना हो, अर्थव्यवस्था का त्रिलम्मा हो या संविधान का संतुलन, बड़ी तस्वीर हमेशा छोटी छोटी बारीकियों में ही छिपी होती है। सही। और तैयारी का सबसे अच्छा तरीका भी यही है, सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं, बल्कि उनके बीच के कनेक्शंस को समझना। ये सोचना कि अखबार की एक खबर आपके सिलेबस के किस कोने से जाकर जुड़ती है, ये एक्टिव लर्निंग है जो जानकारी को ज्ञान में बदल देती है। आज की चर्चा के आधार पर एक विचार आपके लिए छोड़ते हैं। हमने देखा कि कैसे समय के साथ नीतियों और सूचकांकों को बदला जाता है, जैसे CPI बास्केट में संशोधन। जरा सोचिए, आज से 10 या 20 साल बाद भारत की बदलती अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण को सही ढंग से मापने के लिए हमें और किन स्थापित पैमानों
या कानूनों की समीक्षा करनी पड़ सकती है। क्या वो जीडीपी की गणना का तरीका होगा? पानी के उपयोग को मापने का कोई नया सूचकांक? या शायद मौलिक अधिकारों की कोई नई व्याख्या? इस पर जरूर सोचिएगा।